हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 92 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सभी स्तनधारियों सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशी ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ऑप्शंस है क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटीन या मायोग्लोबिन। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ये एक ऐसा पदार्थ है जो लगभग सभी जितने भी स्तनधारी हैं, ठीक है, सामान्यतः जैसे जो कशेरुकी जो प्राणी हैं उन सब की पेशी ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है मायोग्लोबिन। और इसका जो मेन तत्व होता है वो लौह इसका आवश्यक घटक होता है, यानी आयरन जो होता है वो इसका मुख्य घटक होता है। ठीक है, Fe। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। तो हमें ये बताना है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन है उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि यह कुछ अम्लीय होता है। हीमोग्लोबिन जो है इसका जो नेचर बताया गया है वो एसिडिक बताया गया है, कुछ एसिडिक बताया गया है। ठीक है, यही यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका पीएच जो होता है, इसका पीएच मान होता है 7.1 या फिर 7.4। ठीक है, मतलब 7.1 से 7.4 तक के कुछ भी हो सकता है। तो 7.4 जनरली किसका, ब्लड का लिया जाता है ना, तो इसलिए मतलब इसी के ही मध्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो कुछ क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ अम्लीय नहीं बल्कि कुछ क्षारीय होता है। और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, यह लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है क्योंकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए जो हीमोग्लोबिन है वही रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, फेफड़ों से मिल रही है। ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करने का काम भी हीमोग्लोबिन का ही होता है। वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिस जगह पे ऑक्सीजन बाउंड हुए होते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है, विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रह सकता है, स्टोर हो सकता है यकृत में, लिवर में। ठीक है, कारण कहा गया विटामिन B12 जल में विलेय है। ठीक है, तो ये इसका कारण बताया जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि कूट की सहायता से कि ए तथा आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है, या ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें करेक्ट क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए तथा आर कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु जो कारण यानी आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो कैसे नहीं है, इसे देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, लिवर की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें विटामिन जो ADEK होता है। ठीक है, एक मिनट, ADEK ये जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। ADEK के साथ साथ विटामिन B12 भी होता है, ये भी स्टोर होता है। ठीक है, तो जो यकृत यानी लिवर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विटामिन ADEK के साथ विटामिन B12 का भी संचयन होता है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो है साइनोकोबैलेमिन। ठीक है, B12 का रासायनिक नाम है। तो ये जो विटामिन है ये यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक के ये स्टोर रह सकता है। ठीक है, ADEK के साथ विटामिन B12 भी स्टोर रह सकता है। अब बी कॉम्प्लेक्स में आप लोग जानते ही होंगे, बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9 और B12 होता है। तो उसी B12 की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा जो विटामिन C है वो जल में घुलनशील विटामिन है। यहाँ पे ये कहा गया B12 जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो विटामिन C यहाँ पे जो कहा गया है वो जल में घुलनशील विटामिन है। प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात जो जल में घुलनशील विटामिन है उनका शरीर के द्वारा जितना उपयोग करना होता है वो उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो उनकी थोड़ी बहुत मात्रा बची होती है वो
यूरिनेशन के मतलब माध्यम से या जिस भी माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही बात जो है वो सही तो है, क्योंकि B12 जो है ये भी जल में विलेय है। बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं ना, तो ये जो B12 है ये जल में विलेय है, तभी यहाँ पे कहा जा रहा है कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये यहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। B12 बी कॉम्प्लेक्स एक तरह से कहेंगे, ठीक है, और जो विटामिन C है ये दोनों ही जल में विलेय होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से थे। ठीक है, तो बस ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कथन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़ा स्रोत है किसका, सोडियम व पोटेशियम के, फास्फोरस व मैग्नीशियम के, पोटेशियम व फास्फोरस के, केवल पोटेशियम के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केवल पोटेशियम के। तो सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़ा स्रोत है केवल पोटेशियम का। ठीक है, क्योंकि देखिए सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है, क्योंकि इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो मेनली कोलेस्ट्रॉल के कारण ही जो हार्ट की जो प्रॉब्लम होती हैं वो होती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, चर्बी एक तरह से कह सकते हैं, इसको घटाता है। क्योंकि सेब में पाए जाने वाला जो एंटीऑक्सीडेंट है, सेब में जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो रक्त वाहियों में वाहिकाएँ जो होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें पाए जाने वाले जो वसा होता है उससे सुरक्षा प्रदान करती हैं। कौन, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, और सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, लगभग मतलब पर्याप्त मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से पोटेशियम जो है वो महत्वपूर्ण है। वो कैसे, हार्ट वालों के लिए जो है मतलब कि हेल्पफुल है, क्योंकि ये हृदय की जो धड़कन है, मेनली पोटेशियम का काम क्या होता है, हार्ट बीट जो होती है उसको पहले तो कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है, उसके साथ साथ उच्च रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी सामान्य बनाए रखता है। तो पोटेशियम का ये काम है, हार्ट बीट को मेंटेन रखना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद है, न्यूट्रास्यूटिकल को अगर हम ब्रेक करें तो ये किससे मिलकर के बना हुआ है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रिशन, और दूसरा जो है ये फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल औषधि से संबंधित होता है, न्यूट्रिशन तो हम समझ ही रहे हैं। ठीक है, पोषक से संबंधित होगा। तो न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल शब्दों से ये मिलकर के बना है न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद जाहिर सी बात है नियमित पोषक जो होते हैं, पोषक जो मूल्य हैं, उनके साथ साथ जो औषधि लाभ प्रदान करने वाली जो औषधियाँ हैं उनके लिए ये जाने जाते हैं। ठीक, कौन, न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद। नेक्स्ट है मॉडम परिवर्तित करता है। मॉडम क्या होता है और वो किसको किस में चेंज करता है, तो मॉडम जो है ये एक डिवाइस है जो कि काम करती है, किसको परिवर्तित कर रही है, एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में, डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में, दोनों ए तथा बी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मॉडम के बारे में यहाँ जो कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ए तथा बी। मॉडम जो है वो एक डिवाइस है। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है, एक तरह से हम कहें कि मॉडम जो है उसको मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर दोनों ही का संक्षिप्त रूप माना जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आंकिक जो डिजिटल सूचना है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देती है, एनालॉग की फॉर्म में प्रारूप अगर भेजना होता है तो उसमें कन्वर्ट करती है, और जो एनालॉग सिग्नल होता है उनको डिजिटल सिग्नल में। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि वायर में हो करके जो सिग्नल जा रहा होगा तो वो जाहिर है किस में होगा, एनालॉग में होगा, और वही वायर जब कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो वो मैसेज दिखाएगा, जो भी डेटा होगा उसको जब दिखाएगा तो वो हमको डिजिटल फॉर्म में दिखाएगा। तो यही मॉडम का ये काम होता है कि जो वायर से आने वाला जो एनालॉग जो है डेटा है एनालॉग के फॉर्म में, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देना, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो यही मेनली मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन दोनों का ही काम करता है मॉडम। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नलों में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। शब्द संसाधन, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है, पेज मेकर, वर्ल्ड स्टार, MS वर्ल्ड या उक्त सभी।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उक्त सभी। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं, पेज मेकर, वर्ल्ड स्टार, MS वर्ल्ड, ये सब सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर जो है वो शब्द संसाधन हम इसे कह सकते हैं वर्ल्ड प्रोसेसर। ठीक है, इन तीनों मतलब कि ये तीनों ही इसके लिए काम करेंगे। तो वर्ल्ड प्रोसेसर जो होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर कहा जाता है जो कि पाठ का संपादन, अब जो भी हमारे पास चैप्टर है उसमें अगर हमें किसी भी तरीके की, जैसे हमें कोई डेटा हमें लिखना है, उसमें हमें एडिटिंग करनी है, ठीक है, हमें बोल्ड करना है या कोई कलर लाना है, तो अगर हमें कोई एडिटिंग करनी है यानी कुछ संपादन करना है या और उसका प्रसंस्करण करना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है, तो इन दोनों ही चीज़ों को किया जा सके, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ल्ड में भी आप एडिटिंग और प्रोसेसिंग दोनों कर सकते हैं, और जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये पूरा शामिल है MS वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद जो वर्ल्ड स्टार होता है ये माइक्रोपो इंटरनेशनल द्वारा विकसित किया गया। वर्ल्ड स्टार जो है ये माइक्रोपो इंटरनेशनल द्वारा विकसित किया गया, इसमें भी जो है वर्ल्ड प्रोसेसिंग की जाती है। और लास्ट में आता है पेज मेकर। पेज मेकर जो है ये एक एडोब का शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, जो एडोब एक्रोबैट के जो फील्ड में जितने भी वर्ल्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, तो उसमें पेज मेकर जो है वो एडोब की फील्ड में आता है। ठीक है, उसी का ये एक वर्ल्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो ये तीनों ही यहाँ पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है IRQ6 सामान्यता किसको दिया जाता है? ऑप्शन है साउंड कार्ड को, COM1 को, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को, या LPTA1 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। IRQ6 सामान्यता किसको दिया जाता है? फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। पहले ये होता क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए IRQ जो है इसको कहते हैं इंटरप्टेड रिक्वेस्ट। ठीक, इंटरप्टेड रिक्वेस्ट, तो ये एक इंटरप्टेड रिक्वेस्ट है। ये एक ऐसी हार्डवेयर लाइन होती हैं, IRQ हार्डवेयर लाइनें होती हैं, ठीक है, जिनका उपयोग कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर उपकरणों द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। यानी जो हार्डवेयर हैं वो कैसे, जो CPU में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको कैसे ये सिग्नल भेजेंगे। ठीक है, तो ये जो है हार्डवेयर जो लाइनें होती हैं उनका ये काम होता है। तो इसीलिए प्रोसेसर को सिग्नल भेजना है मेनली यहाँ पे, उसके लिए जो हार्डवेयर उपकरण हैं उनमें 16 IRQ लाइनों का जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये 16 लाइनें जो हैं वो प्रयोग की जाती हैं प्रोसेसर को सिग्नल भेजने के लिए। तो उन्हीं 16 जो लाइन है उन्हीं में ही जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कंट्रोलर जो है इसको प्रायः IRQ6 आवंटित की जाती है। IRQ6 लाइन जो है वो किसको आवंटित की जाती है? फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जानते हैं कि अब जो रिसेंटली अगर देखा जाए तो फ्लॉपी जो डिस्क है उसका प्रचलन धीरे धीरे वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, लेकिन मेनली IRQ6 किसको दिया जाता था? फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, गुरु जल बोर्ड, यहाँ पे गुरु जल बोर्ड हैवी वाटर बोर्ड को कहा गया है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। तो इनमें से कौन सा या कौन से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है? यह है एक मात्र मतलब पहला वाला, या 1 और 4, 2, 3 और 4, या 1, 2, 3 और 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। यहाँ चारों ही जो दिए गए हैं चारों ही परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय ये भी परमाणु ऊर्जा विभाग जो है उसके अंतर्गत आता है। और ये जो संस्थान अनुसंधान है ये मेनली इसका जो निदेशालय है ये निदेशालय हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद है गुरु जल बोर्ड। यहाँ पे हैवी वाटर की बात की गई है। हैवी वाटर जो है वो जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं, ठीक है, उनमें मंदक की तरह ये काम करता है, हैवी वाटर का काम होता है। इसको मेनली कंट्रोल, उसकी जो चेन है उसको बैलेंस करने का काम, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं D2O। ठीक है, तो ये जो गुरु जल बोर्ड है ये कहाँ है? मुंबई में, ये मुंबई में है। ठीक है, इसके बाद है भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, ये भी मुंबई में है, ये भी मुंबई में है। और इसके बाद लास्ट में है भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, ये जादूगुड़ा में है। ठीक है, ये कहाँ है?
जादूगोड़ा में। तो देखा जाए कि इसमें जो चारों दिए गए हैं ये चारों ही परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं, ये तारे हैं, ये प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं, या ये पावर संयंत्र हैं? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस ये तीनों ही भारतीय शोध रिएक्टर हैं। ध्रुव रिएक्टर जो है ये एक स्वदेशी तकनीक थी। ठीक है, इसमें मेनली ये जो संयंत्र था वो औद्योगिक परमाणु संयंत्र इसे मेनली कहा जाता है। तो ध्रुव जो है ये औद्योगिक परमाणु संयंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। पूर्णिमा जो है ये भी एक नाभिकीय रिएक्टर है, जो कि अगर हम इसे देखें, पूर्णिमा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो थोरियम चक्र है, थोरियम जो यहाँ पे रेडिएक्टिव जो तत्व है उसके चक्र का अध्ययन करने के लिए विश्व का ये प्रथम एकमात्र रिएक्टर तैयार किया गया था, जिसकी इसकी सब शाखाएं भी 3 संस्करण तैयार किए गए थे, पूर्णिमा 1, 2, 3 ऐसे करके। ठीक है, तो इनका विकास किया गया। तो मतलब पूर्णिमा भी एक तरह से क्या है, नाभिकीय रिएक्टर है, और साइरस भी जो है वो एक नाभिकीय रिएक्टर है, जिसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से 1960 में की गई थी। ठीक है, तो ये तीनों ही भारतीय शोध रिएक्टर हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।